हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे और आप मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स में कंप्लीट सिलेबस से केस स्टडी क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट वाली हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस देगा कि कैसे डिफरेंट टॉपिक से जब केस स्टडी पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स में, है ना, तो आपको किस तरीके से कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिला है और हम लोग कैसे केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहती है कि हम कैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कैसे डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग जो है एक स्मार्ट मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं कि भाई जो भी डेटा गिवन होता है उससे हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन कंक्लूड करते हैं उस एक ही इंफॉर्मेशन से मल्टीपल पार्ट्स जो हैं वो किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। तो आइए विदाउट टेकिंग मच टाइम 12th मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस का ये सेशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग टोटल करीबन 8 से 10 केस स्टडी क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि और भी चैप्टर वाइज बहुत ही प्यारी केस स्टडी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको, अगर आप RMBB में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, राइट। और ये पूरा जो बैच है RMBB, है ना, पहली बात तो ये एक मतलब मीडियम साइज पिज़्ज़ा की कॉस्ट में आपको आज की तारीख में आप इसमें एनरोल कर पाओगे। और ये 90+ का बेस्ट शॉर्टकट है। मैं पिछले 60 दिनों से ये सेम बात रिपीटेडली बोल रहा हूँ और अभी जैसे एग्जाम भी क्लोज हैं तो भी आपको ये एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। सो आप इसमें ले सकते हैं और इसमें हाईली एक्सपेक्टेड फुल सिलेबस गेस्ट पेपर्स भी मौजूद हैं आपको विद सॉल्यूशंस, विद वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है ना, वो भी आपके बहुत काम के। और ये एंटायर जो बैच है वो इस अप्रोच के साथ बिल्ड किया गया था कि मिनिमम टाइम में बच्चा मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके प्री रिकॉर्डेड हाई क्वालिटी वीडियोस के साथ, ठीक है। तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जो RMBB में एनरोल्ड हो तो उससे आप बोरो करके भी चेक कर सकते हैं। सो आइए आज का जो केस स्टडी क्वेश्चंस का सेशन है वो हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो वेरी फर्स्ट केस स्टडी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रिलेशन एंड फंक्शन से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए प्रोसीड करते हैं। ओके, तो पहला ही सवाल कह रहा है कि लेट A बी द स्टूडेंट सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 12th इन अ स्कूल। तो A एक सेट है भैया, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी सी मैंने जो फॉन्ट साइज छोटा रख रखा है सो दैट मेरे को थोड़ा सा सॉल्यूशन स्पेस मिल जाए। सो लेट A बी द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, है ना। तो A क्या है भैया, सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स का सेट है A। तो A बी द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ऑफ क्लास 12th, ठीक है सर। एंड F A to N, राइट, एक फंक्शन है वेयर N इज नथिंग बट दी नेचुरल नंबर्स। N कुछ नहीं है भैया, नेचुरल नंबर्स है। कह रहा कि Fx एक फंक्शन है एंड ये क्या देता है बेसिकली, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट X, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट X, स्टूडेंट X का रोल नंबर देता है फंक्शन X, ठीक है। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज F अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा भाई साहब, हमारा फंक्शन A टू नेचुरल नंबर N में है, ठीक है। ये मैंने A सेट ले लिया। अब 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th में, तो लेट्स से X1 X2 X3 से लेके मेरे पास 30 स्टूडेंट्स मान लिया मैंने। And there is another set, let's take is set of natural numbers. Natural numbers तो भैया 1 से स्टार्ट होते हैं and they goes to so on, है ना, ये ऐसे चलते रहेंगे। अब क्या है बच्चों कि फंक्शन क्या कहता है कि Fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट X। तो यानी कि X1 स्टूडेंट का रोल नंबर 1 होगा, X2 स्टूडेंट का रोल नंबर 2 होगा, X3 स्टूडेंट का रोल नंबर 3 होगा एंड सो ऑन X30 स्टूडेंट का रोल नंबर 30 होगा। भाई 30 बच्चे हैं तो 30 ही रोल नंबर पॉसिबल है, राइट है क्या। अब उसने कहा इज F अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखो बच्चों 1 तो ये है क्योंकि हर अलग बच्चे का एक अलग रोल नंबर होगा। सो 1 तो ये फंक्शन है, ठीक है। बट क्या ये ऑन टू है बच्चों, देखिए रोल नंबर
देखिए 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 ही रोल नंबर ऑक्यूपाई कर पाएंगे, जबकि नेचुरल नंबर्स में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, यानी कि 31 रोल नंबर के लिए कोई बच्चा नहीं है, 32 रोल नंबर के लिए कोई बच्चा नहीं है, राइट है क्या? सो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। नेचुरल नंबर्स जो कोडोमेन है हमारा, इसके सभी एलिमेंट्स ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे, राइट है क्या? सो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि भाई फॉर रोल नंबर 31 there is no student in set A, there is no student in set A and hence not on 2, and hence not on 2. Clear है क्या सर? and hence not on 2. So अगर कोई चीज़ 1 1 है, राइट, और on 2 नहीं है ना, hence not on 2. So बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है 1 1 प्लस ऑन 2, लेकिन ये तो 1 1 प्लस नॉट ऑन 2 है, तो इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, नहीं है। क्लियर है क्या? ऑलराइट, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। वंडरफुल सवाल। चलिए आगे चलते हैं गाइस, एंड आगे चलते हैं। ओके अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे उसने सेकंड पोर्शन क्या पूछा है, क्वेश्चन वही है एंटायरली, कह रहा गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला इट्स नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो कह रहा है इसको सपोर्ट करते हुए रीजन बताइए। तो रीजन ये है भैया कि रीजन इज एज फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, है ना, ऑन 2 नहीं है सर, सो इसलिए फंक्शन नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है क्या? चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? अब कहानी वही है, स्टार्टिंग की कहानी तो सर वही है, स्टार्टिंग की कहानी तो वही है कि भैया ए जो है वो सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स है, राइट, ऑफ क्लास 12th, ठीक है, ऑफ क्लास 12th, और बेसिकली एफ जो है हमारा ए टू एन, मतलब क्योंकि ये तो कॉमन स्टेटमेंट है ना, यहां से लेके यहां तक तो कॉमन स्टेटमेंट है, एन इज योर नेचुरल नंबर, राइट, एंड फंक्शन जो है वो बेसिकली हमारा जो भी है, ठीक है, खैर एनीवेज फंक्शन के बारे में जानकारी दे रखी है, एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, ठीक है। ये तो इस जानकारी का मतलब है। सर आपने दोबारा क्यों लिखा? बेटा क्योंकि मुझे पेज पलटने पड़ रहे हैं ना, तो ये जो गिवन जानकारी है ये तो मैं ऐसे लिखूंगा ही ना। हाँ अच्छा, अब मैं नेक्स्ट यहां से पढ़ना शुरू करूंगा, थर्ड का ए पार्ट। सो जनरली केस स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, तो 1 + 1 + 2 फॉर्मेट होता है इनका, यानी कि पहला पार्ट 1 नंबर का, दूसरा पार्ट 1 नंबर का और तीसरा पार्ट 2 नंबर के। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि वो 2-2 नंबर के 2 पार्ट भी पूछ ले रहे हैं। सो ये वाला पार्ट 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है सर? वो कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय द टीचर टू प्लान द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन पेयर्स। अब आर एक रिलेशन है बच्चों, ठीक है, आर एक रिलेशन है जो कि टीचर द्वारा बनाया हुआ रिलेशन है ना। टीचर क्या कह रहा है कि भैया हम लोग बच्चों को जोड़ों में बिठाएंगे, पेयर्स में बिठाएंगे, और है ना वो कह रहा है कि भैया एक्स स्टूडेंट का वाई से ये रिलेशन है ना, एक्स और वाई आर द रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट सच दैट वाई इक्वल टू 3x। सो ऐसे 2 स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे, राइट, ऐसे 2 स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे सो दैट कि x का रोल नंबर का 3 टाइम्स y का रोल नंबर होना चाहिए, राइट है क्या भैया? चलिए ये लिखते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने बोला है वेयर x एंड y आर रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट है क्या? सो बेसिकली x और y दोनों ही कहाँ बिलोंग करेंगे? रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि ए सेट से ए सेट में ही बिलोंग करेगा, है ना। तो हमें रिलेशन का डोमेन कोडोमेन पता होना चाहिए, सो दैट तभी हम रिलेशन बना पाएंगे। अब हम रिलेशन बनाएंगे भैया। सो x का रोल नंबर अगर मैंने 1 लिया तो y का, है ना, y का वैल्यू 3, सो 1 और 3 को एक साथ बिठाएंगे, ठीक है, राइट, ऐसा सीन चलेगा। कह रहा लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर, तो रिलेशन आर के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करिए। तो भैया x का रोल नंबर अगर 2 लिया तो y का 2 3 6, ये दोनों एक साथ बैठेंगे। x3 तो
वाई इट विल बी व्हाट वी कैन से बच्चों 9 है ना, एंड लास्ट स्टूडेंट जो रोल नंबर, क्योंकि 30 बच्चे हैं, राइट है क्या बच्चों, 30 बच्चे हैं, तो अगर मैं 30 रोल नंबर लूँ तो 30 या 90, लेकिन 90 रोल नंबर वाला कोई है नहीं, तो इसलिए हमारा लास्ट एलिमेंट सिर्फ 10 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 30 रोल नंबर तक के स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम 3 रोल नंबर तक के, सॉरी 30 रोल नंबर तक के स्टूडेंट्स हैं, राइट है क्या। कायदा तो यही कहता है, कायदा तो यही कहता है कि भैया सारे एलिमेंट्स हम लोग ऐसे लिस्ट करेंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों अब जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, उसने क्या कहा आगे, कह रहा इज द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डबलेट है कि नहीं है। तो क्योंकि 1 1 ही नहीं है, 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 रोल नंबर 1 के साथ नहीं बैठ सकता, है ना, सेम ही पर्सन हो गया ना। सो बेसिकली क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक भाई 1 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव है क्या, देखो 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 9 से रिलेशन है, बट 1 का 9 से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे भैया एज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर and hence not transitive, and hence not transitive, ठीक है। सो जस्टिफाई योर आंसर, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर देखो, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। क्लियर है क्या भैया। अब इसके थर्ड ऑप्शन में बेसिकली वो जो थर्ड पार्ट होता है उसमें 2 ऑप्शन देता है, एक तो ए और बी, या तो आप ए को सॉल्व कर सकते हैं या फिर बी को। जनरली एक पार्ट बहुत आसान होता है और दूसरा पार्ट अननेसेसरीली थोड़ा लेंथी या फिर टफ मिलेगा आपको, ठीक है, सो दैट यू टेक द राइट चॉइस, बट मैं दोनों पार्ट करा दूंगा आपको। अब इसका बच्चों हम लोग इसका जो और वाला पार्ट है थर्ड का वो करेंगे अपन, चलिए सो थर्ड का और वाला पार्ट करते हैं बच्चों, थर्ड का और वाला पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अब देखिए, वो जो ऊपर की जानकारी है वो तो है ही हमारे पास। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कह रहा लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स का वाई से रिलेशन वेयर एक्स एंड वाई आर द रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स बेसिकली इस फंक्शन का आउटपुट है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो रोल नंबर एक नेचुरल नंबर हुआ, तो यानी कि एक्स और वाई यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या, ये रिलेशन कुछ ऐसा है। नाउ वो कह रहा है कि भाई x का y से रिलेशन है, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब हम लोग कंसिडर करेंगे तो, ठीक है। कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन r, तो एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1, x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का क्यूब, y की वैल्यू 8 आ जाएगी, x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, एंड सो ऑन। कह रहा है कि इज आर अ फंक्शन। अब देखिए, अगर नेचुरल नंबर में स्टडी करना है हमें इसको, ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड दिस इज नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 पे 1 इमेज है, 2 पे 8 होगी, 3 पे 27 होगी, 4 पे 64 होगी। सो एवरी एलिमेंट इन द डोमेन having an image in the कोडोमेन, है ना, हर एलिमेंट की राइट क्या है, एक इमेज है, एक सिंगल इमेज है कोडोमेन में। सो उस हिसाब से यस आर इज अ फंक्शन, आर इज अ फंक्शन। क्लियर है क्या, राइट है क्या भैया, जल्दी से बताएगा प्लीज। सो सिंस ईच रोल नंबर एक्स विल प्रोड्यूस ओनली 1 वैल्यू फॉर वाई, सो आर इज अ फंक्शन, यस, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। सो ये आपसे CBSE 2025 में पूछा गया था। किस में पूछा गया था,
CBSE 2025 में। वंडरफुल सवाल है ना, नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट करिएगा। कह रहा है कि a technical company is designing a rectangular solar panel installation on a roof using 300 meters of boundary material. The design includes a partition. इस डिज़ाइन में एक partition running parallel to one of these sides, okay, and dividing the area into two sections. The length of the side perpendicular to the partition be x, right, okay, and the length which is parallel to the partition be y meters. तो मुझे लग रहा है कि ये हमें पार्टीशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, एंड ये टोटल लेंथ ये x है। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर यही एक लोचा है जो समझ में आ रहा है। कह रहा बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा राइट द इक्वेशन फॉर द टोटल बाउंड्री मटेरियल यूज्ड इन द बाउंड्री एंड पैरेलल टू द पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो देखिए इक्वेशन लिखनी है टोटल बाउंड्री मटेरियल के लिए। तो 300 मीटर बाउंड्री मटेरियल था जो कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, इस बाउंड्री में, इस बाउंड्री में, इस बाउंड्री में, इस बाउंड्री में और इस बाउंड्री में। तो यानी कि 2x + 3y बराबर 300, दिस विल बी आवर बाउंड्री मटेरियल। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है, राइट है क्या भैया। उसने पार्टीशन में भी बाउंड्री मटेरियल लगवाया है, तो ये 2x और 3y = 300 हो गया है, ठीक है। चलिए अब वो कह रहा है राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, एरिया ऑफ द सोलर पैनल। अब देखिए एरिया में यही निकाल दूंगा, एरिया कितना होगा सोलर पैनल का, इट इज x × y, ठीक है, इट इज x × y, और y को मैं क्या लिख सकता हूं गाइस, इट इज 300 - 2x डिवाइडेड बाई 3, है ना भाई। y की वैल्यू कितनी होगी, 300 - 2x डिवाइडेड बाई 3। सो एरिया कितना हो जाएगा मेरा x 300/300 और -2/3x। सो ये मेरा क्या हो गया, एरिया फंक्शन हो गया। क्लियर है क्या बच्चों, है ना। तो हमने जो कहा ना उसने हमसे कि वो एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज द फंक्शन ऑफ x, तो इसमें हमने क्या कर दिया, एरिया कितना लिख दिया, x × 100 - 2/3x, है ना। तभी वो ये वाला एरिया तभी दे रहा है वो, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, ये दोनों पार्ट क्लियर हैं। दिस इज पार्ट फर्स्ट एंड दिस इज पार्ट सेकंड। क्लियर है क्या, ये पार्ट फर्स्ट ये है, पार्ट सेकंड ये है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहा फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द एरिया फंक्शन। तो एरिया फंक्शन हमारा कितना है, अगर आप बहुत ध्यान से देखना चाहें तो एरिया फंक्शन है हमारा x × 100 - 2/3x। सो यानी कि एक तरीके से 100x - 2/3x²। सो क्रिटिकल पॉइंट अगर एरिया फंक्शन का पूछा है तो भैया देखो dA/dx करेंगे अगर, तो इट इज 100x का 100 और इट इज 2 दूनी 4/3x, ठीक है। सो पुटिंग दिस इक्वल टू 0, तो 100 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 4/3x। सो 4 को ये 25 टाइम्स काट देगा ना, सो x की वैल्यू 75 हो जाएगी। सो दिस विल बी आवर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। कह रहा कि यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट एट द मैक्सिमम एरिया, है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करने को कहा है, तो d2a/dx², ये जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। तो 100x का डेरिवेटिव 100, सॉरी इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो 100 का डेरिवेटिव 0 और -4/3x का डेरिवेटिव -4/3। तो x इज इक्वल टू 75 पे तो ये लेस देन 0 ही रहेगा, तो ये मैक्सिमा हो जाएगा, राइट है क्या। कह रहा ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। सो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू 75 रखना पड़ेगा, है ना। तो 75 × 100 - 2/3 × 75। सो देखो ये 25 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 75 × 100 - 50 50। तो ये देखिए अब आंसर कितना हो जाएगा, 0, 5 × 5 = 25 का 5 का हासिल को 2, 5 × 7 = 35 और 2 = 37। तो दैट इज वाई द 3750 स्क्वायर यूनिट्स आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा प्लीज।
देखो सर पहला ही केस स्टडी क्वेश्चन था, हवा निकाल दी इसने हमारी। हैं जी भाई साहब। बी पार्ट में वो कुछ नहीं कह रहा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करो, है ना। तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपने काम किया है वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवाया है, ठीक है ना, है ना। और बाद में आपको मैक्सिमम एरिया निकलवा दिया है, ठीक है। अब ये सवाल 2023 में पूछा गया भैया, ठीक है। कह रहा अ कारपेंटर नीड्स टू मेक अ वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स। कैसा क्यूबॉइडल बॉक्स? वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है। एक कारपेंटर को ऐसा बनाना था, क्लोज्ड फ्रॉम ऑल दी साइड्स, ठीक है, विच हैज अ स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस का मतलब लेंथ भी x और ब्रेड्थ भी x, एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है भैया, ठीक है। तो लेट्स से हाइट जो है वो y रही होगी, तो वॉल्यूम जो है आपका x स्क्वायर y है, ठीक है। Since short of the paint required to paint the box on completion, he wants the surface area to be minimum. तो अब वो चाहता है, अब देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, राइट, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अब वो चाहता क्या है, कह रहा कि भैया सिंस ही शॉर्ट ऑफ द पेंट, उसके पास पेंट कम है, तो कह रहा ही शॉर्ट ऑफ द पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट द बॉक्स ऑन कंप्लीशन, ठीक है। ही वॉन्ट्स द सरफेस एरिया टू बी मिनिमम। कह रहा भैया बॉक्स तो बना दिया, अब पेंट कम है, तो वो चाहता है कि कम से कम पेंट लगे, यानी कि इस बॉक्स का सरफेस एरिया कम से कम हो, राइट है क्या। और ये बॉक्स ओपन नहीं है कहीं से भी, है ना, ऊपर से भी ओपन नहीं है। उसने कहा ना कि भैया क्लोज्ड फ्रॉम ऑल दी साइड्स, एक एक इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो यानी कि ऊपर इधर इधर सब सारे सरफेसेस पे आपको पेंट करना है। पहली बात तो सरफेस एरिया होगा कितना, देखिए जो ऊपर और नीचे के सरफेस हैं, राइट है क्या, उनमें तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 2x स्क्वायर एरिया हो जाएगा ना, जो ऊपर और नीचे के सरफेस है, तो 2x स्क्वायर। बाकी y इंटू एक्स, है ना, x इंटू वाई, ऐसे 4xy, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ये बैठेगा। ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा भैया। दो तो ऊपर और नीचे के सरफेस हैं और 4 साइडों के सरफेसेस हैं। कह रहा कि टेकिंग लेंथ एट x एंड हाइट y, एक्सप्रेस द सरफेस ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ x एंड इट्स वॉल्यूम v विच इज कांस्टेंट। तो सरफेस को, ये जो सरफेस एरिया है उसे हम इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ x एंड v, ठीक है। तो अब यहां पे जो y है, y की वैल्यू में क्या रख दूं, v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए सरफेस एरिया की जो वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 4x, और y की जगह v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनल सरफेस एरिया आ गया वो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4vx, बल्कि x से तो नीचे वाला x कटेगा, तो ये 4v अपॉन एक्स। सो दिस इज आवर सरफेस एरिया। यहाँ पे ये प्योरली फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता v होने का ना होने का, राइट है क्या। ये सवाल समझ में आया आपको बच्चों, जल्दी से बताइएगा। अब वो कह रहा है ds बाई डी एक्स निकालिए। अब देखिए एक बार आपने सरफेस एरिया लिख दिया विच इज कितना बच्चों, 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स, तो 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। एक बार आपने सरफेस एरिया लिख दिया, तो ds बाई डी एक्स निकालना तो बच्चों का खेल है बेटा, तो ये 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 4v तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये ds बाई डी एक्स हो गया। देखिए कितना फ्री के मार्क्स हैं कि नहीं है, फ्री के मार्क्स हैं कि नहीं है, जल्दी से बताइएगा प्लीज, मार्क्स फ्री के हैं कि नहीं है भाई। करीबन 10 के स्टडी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज तो हम 10 की 10 नहीं कर पाएंगे, पर 5-6 तो कर ही देंगे, ठीक है। सो ये फ्री के मार्क्स है। एक बार सरफेस एरिया आया तो हमने क्या कर दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम। अब सरफेस एरिया जो है हमारे पास, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, सरफेस एरिया क्या है भैया, इट इज 2x स्क्वायर प्लस v अपॉन 4v अपॉन एक्स।
अच्छा, कह रहा कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बताना है सच दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे सर ds ओवर dx, 2 दूनी 4x, क्योंकि मिनिमाइज करना है ना तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 4v एज इट इज और 1/x का -1/x², राइट है क्या। अब पुटिंग दिस इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा, 4x³ माइनस 4v/x²। और अगर ये 0 है तो न्यूमरेटर पार्ट ही 0 रहा होगा, तो 4x³ माइनस 4v इक्वल टू 0। तो एक तरह से x इक्वल टू v की पावर 1/3 है ना, v का क्यूब v की पावर 1/3 आ जाएगा। बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली इसे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 4x³ इक्वल टू 4v, 4 से 4 कट जाएगा, तो x³ बराबर v हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू v पावर 1/3, ठीक है, x इक्वल टू v पावर 1/3, ठीक है। मिनिमम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, तो मुझे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो d2s ओवर dx², तो ये 4x का तो 4 आ जाएगा, और इट इज -4v, और 1/x² का डिफरेंशियल -2/x³, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/x³। अब देखिए अगर यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो x तो पॉजिटिव ही चीज़ है भाई, x तो एक लेंथ है ना, तो ये जो भी रखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यानी कि ये मिनिमा ही है, ये मिनिमा ही है। तो यानी कि ये मिनिमा एक बार अगर आ गया तो अब हम x और y का रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे भैया, x है ना, फॉर मिनिमम सरफेस एरिया मेरे पास x³ बराबर v है ना। ये जो कंडीशन है वो टेक्निकली क्या है, वो कुछ भी तो नहीं है, x इक्वल टू x³ बराबर v तो है, ठीक है। तो मेरे पास फॉर मिनिमम सरफेस एरिया x³ बराबर v है, तो मुझे x और y में रिलेशन चाहिए। अच्छा v है क्या एक्चुअली में, v बेसिकली अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो v की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, x² थी, ठीक है। सो x² थी, तो v अगर हमारे पास x² है, तो v की वैल्यू हमारे पास फॉर मिनिमम सरफेस एरिया v बराबर x³ आ गया, तो मैं x³ रखूँगा, तो यहाँ पे x² से x³ कटेगा, तो x बराबर y आ जाएगा। सो फॉर मिनिमम सरफेस एरिया x बराबर y आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन। उसने कहा इफ द सरफेस एरिया इज कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 sx माइनस 2x³, x being the edge of the base, show that the volume is maximum for x equal to √s/6। तो यहाँ पे इस पार्ट में कुछ भी नहीं करना है आपको, इसे आप फंक्शन ऑफ x ट्रीट करिए, राइट, और इसको मैक्सिमाइज करिए, राइट है क्या। मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है भैया, dv ओवर dx को इक्वल टू 0 पुट करिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, राइट है, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए और उसको क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 शो कर दिए, फिर इस क्रिटिकल पॉइंट को मैक्सिमा शो कर दीजिए। तो वो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये क्रिटिकल पॉइंट जो है, यानी कि आपका जो मैक्सिमा है वो यही आ जाएगा, x इक्वल टू √s/6, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है ना, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन से डिफरेंट ही पूछ लिया उन्होंने, ठीक है ना। जैसे ये v है, तो v कितना है, इट इज 1/4 sx माइनस 2x³, ठीक है, राइट है क्या। और हमें मैक्सिमम क्या बताना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है किसके लिए, x इक्वल टू दिसके लिए, तो सिंपल अपन dv ओवर dx करेंगे, s को वो कांस्टेंट बता ही रहे हैं, उसने कहा ना सरफेस इज कांस्टेंट, तो ये sx का ऐसे ही रह जाएगा और ये 2 3 6x² हो जाएगा। इसको जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x² बराबर s/6 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू √s/6 आ जाएगी। यही आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। आगे चल के जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d2v ओवर dx², तो 1/4 बाहर एज इट इज रहेगा, s कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12x,
अब अगर आप x का वैल्यू रूट एस अपॉन 6 लिख रहे हैं तो देखो रूट एस अपॉन 6 की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, जो भी है पॉजिटिव वैल्यू है, तो x की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये ओवरऑल क्वांटिटी प्रोडक्ट है एक, ठीक है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी ही देगी। सो दैट इज व्हाई इट इज मैक्सिमा, यही आपको शो करना था। क्लियर है क्या? राइट है क्या भाई? क्लियर है क्या? कह रहा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द independent variable is called a differential equation, ठीक है। A differential equation of the form dy by dx equal to fxy is said to be homogeneous if fxy is a homogeneous function of degree 0, whereas a function fxy is a homogeneous function of degree n if lambda f lambda x lambda y equal to lambda power 0 fxy। मतलब यहाँ से लेके बच्चों और यहाँ तक उसने सिंपल आपको बताया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये सब वो बता रहा है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि वी मेक द सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू वी एक्स एंड देन सेपरेट द वेरिएबल्स, राइट। और वो कह रहा है टू सॉल्व अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, है ना, एक ऐसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये टाइप 1 डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, दिस इज टाइप 1 डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज टाइप 1 होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए वो हमें एक टेक्निक भी बता रहा है कि भाई अगर dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x है तो आप y को vx पुट करते हैं, है ना। यहाँ तक कि ये सारी बातों का जिक्र है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम देखें तो एक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि यानी कि अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे केस स्टडी क्वेश्चंस में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर केस स्टडी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वन ऑफ द पैटर्न तो ये हो सकता है कि पहले वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कॉन्सेप्चुअली बताए, है ना, उसकी थ्योरी बताए, उसके कॉन्सेप्ट बताए, ठीक है ना। इतना काम तो उसका इतने लंबे पैराग्राफ में हो जाएगा। फिर रेफरेंस टू दिस कॉन्टेक्स्ट वो सिंपल सा सवाल पूछ रहा है, कह रहा है शो दैट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस वन। प्रीटी इजी, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 में सीबीएसई में पूछा है उन्होंने। तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स जब उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। भाई जो माइनस क्वांटिटी प्लस की हो जाएगी, जो प्लस क्वांटिटी माइनस की हो जाएगी, राइट। तो 2xy dy, ठीक है। अच्छा, अब मुझे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स शो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dx है उसको नीचे ले जाऊँगा, यानी कि dy ओवर dx, राइट, dx को नीचे और 2xy को इसके नीचे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, राइट। नाउ दिस अपॉन दिस को क्या करेंगे 1 अपॉन 2 और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये y अपॉन एक्स माइनस दिस इज व्हाट वी कैन से बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं स्प्लिट करते समय इसको और अगली लाइन में ले जा रहा हूँ, आप ऐसे समझिए, dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, दिस अपॉन दिस तो क्या हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन 2xy माइनस दिस अपॉन दिस बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, राइट। यहां तक आ जाएगी कहानी, ओके। अब इस y से y गया, राइट, और इस x से x गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर दिस इज वी कैन से 1 अपॉन 2 y अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस अब x अपॉन y को हम लोग 1 अपॉन y बाई एक्स नहीं लिख सकते क्या। सो देखिए ये कंप्लीटली फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स हो गया, तो यही हमें शो करना था बच्चों, यही हमें शो करना था, राइट है क्या। सो हमने शो कर दिया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताएगा प्लीज़। सो कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि क्लास में कि सर आप फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा छोटा कर देते हो, फिर हमें फ़ोन में और छोटा दिखता है, तो इसलिए हम लोग एक मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ ऑब्टेन करके चलते हैं, मतलब मेंटेन करके चलते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन मैंने, है ना, एरो वाइज बताया कि भाई पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप, तो आई थिंक फ्लो आप समझ गए होंगे कि किस फ्लो में मैंने सॉल्व किया। सो सिंपल 1 मार्कर सवाल है ये, सिंपल 1 मार्कर सवाल कि भाई होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 शो करना था इसको। क्लियर है क्या सर?
तो देखिए सीबीएसई 2023 में उन्होंने इस तरह से आसान एक डिफरेंशियल इक्वेशन की केस स्टडी पूछी है। चलेंगे आगे, चलिए अब आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। अब सारी राम कहानी तो वो वासी की वैसी ही है जैसा वो पहले बता रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि सॉल्व द अबव इक्वेशन टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब ये जो हमारे पास होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 आई है, क्या आई है? इट्स dy by dx इक्वल टू, राइट, इट इज 1/2y by x, राइट, माइनस 1/y by x। तो कह रहा है इसको सॉल्व भी करिए सर। सॉल्व कर देंगे भैया, सिंपल, क्या है दिक्कत? देखिए दो सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं। एक बार हम लोग पुट करेंगे क्या, y की वैल्यू vx, राइट, और दूसरा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो हम लोग कहेंगे dy by dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv by dx, राइट है क्या? सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी भैया, जहां dy by dx है वहां तो लिखेंगे v प्लस एक्स dv by dx, और यहां पे लिखेंगे इट्स 1/2v माइनस 1/v, ठीक है। और ये जो v है सर प्लस का, उधर जाके इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए x dv by dx। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2v एलसीएम ले लेंगे तो ये v 2 तो था इसके पास, तो v से मल्टीप्लाई होगी तो v स्क्वायर, या फिर इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, ये हाफ v है, इसमें से v जाएगा तो बचेगा माइनस का हाफ v, तो माइनस का 1/v और माइनस का हाफ v, है ना भाई। हाफ ऑफ v था और एक ये माइनस v है, तो हाफ v में से माइनस v गया तो माइनस का हाफ v बचेगा। और अगर हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो इट्स 2v, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 और यहाँ माइनस का v स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है क्या? अब जरा वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे अगर हम लोग, तो v स्क्वायर प्लस 2, है ना, नेगेटिव वहीं रहने दे रहे हैं ना, नेगेटिव वहीं रहने दे रहे हैं। सो 2v v स्क्वायर प्लस 2 डिनोमिनेटर में, राइट, दिस मच ऑफ dv बराबर dx अपॉन x बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्लीज, राइट है क्या? ओके, सो अब अच्छा ये एक नेगेटिव बचा हुआ था, तो नेगेटिव को चाहे आप इसके पास रहने दे सकते हो, ठीक है, क्लियर है क्या? राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी भाई साहब, चलिए अब v स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v dv, ठीक है, तो v स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएट 2v dv, तो इसको अपन ने t मान लिया सर, तो इसका डेरिवेटिव 2v dv हो गया, तो log v स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और इट इज माइनस dx अपॉन x इज log x और प्लस कांस्टेंट। अब जब देखो सारी टर्म्स लॉग किए ना तो हम लोग कांस्टेंट भी लॉग का ही ले लेते हैं। सो log m प्लस log n, है ना, लास्ट लाइन में इट्स log m, देखिए log m प्लस log n, तो log m इंटू n कर सकते हैं क्या, बराबर log कांस्टेंट। सो log log हट जाएगा, तो फाइनली आपके पास v स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बराबर c, और इस v स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए v की जगह y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सो इसका मतलब y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बराबर c। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कैसे, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये तो एलसीएम हो गया, और x से x कटेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे तो ये cx आ जाएगा। सो दिस विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर, y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू cx। बट यहाँ पे उन्होंने 2 नहीं दे रखा ना, क्या हमसे कुछ गलती हुई है क्या? एक बार जरा चेक कर लेंगे भाई, हमारे पास आया क्या था, अच्छा हमसे गलती हुई है बच्चों, मुझे जो लग रहा है, हाँ मुझसे गलती हुई है क्या, कि जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा था तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, यहाँ पे मैंने ये जो 2xy है यहाँ पे 2 नहीं लिखा, राइट है ना, यहाँ वाला 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे एक 2 आना था, राइट, यहाँ पे एक 2 आना था। सो ये गलती हुई है हमारे से, ठीक है, इसको एडजस्ट कर देंगे इस गलती को। तो अगर एक बार यहाँ पे 2 रखेंगे बच्चों तो ये बेसिकली -1/2v हो जाएगा, राइट है क्या? सो हाफ v माइनस v यानी कि माइनस का हाफ v,
और ये 1 अपॉन ये माइनस का हाफ वी। तो ये तो देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया बच्चों। भाई देखो हाफ वी, बल्कि इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए ना ये 1/2v है माइनस 1/2v, राइट। सो अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये 2v हो गया, और यहाँ पे बच्चों एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैंने एलसीएम लिया ना 2v, तो 2v ऑलरेडी था तो यहाँ 1 आएगा, राइट। तो बस सारा गेम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इधर 1 करने का है, ठीक है, इधर 1 करने का है, इसको 1 करने का है, ठीक है। सो बस अब आपको अगर यहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया है तो फिर वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस जगह, ठीक है। तो इसलिए बहुत केयरफुली सॉल्व करना चाहिए हमें। अब देखिएगा जरा बहुत ध्यान से, log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x, तो यानी कि log m प्लस log n इज log mn, है ना, ये ऐसे आ जाएगा। सो गाइस बस यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस 2 था वहाँ पे अपन 1 कर देंगे, ठीक है, राइट। एक यहाँ पे भी, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे जब प्लस 1 करेंगे ना, ठीक है, सो अब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अब ये खाली प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देते हैं गलती क्या हुई थी। गलती ये हुई थी जब हम डिवाइड कर रहे थे ना दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो यहाँ वाला 2 छूट गया था ना, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में तो 2xy है ना, जो इसके अपॉन में भी आएगा माइनस इसके अपॉन में भी आएगा, तो उसकी वजह से ये 1 अपॉन मतलब ये वाला 2 मिस हो गया था। सो माइनस 1/2 y अपॉन एक्स, ठीक है। अब हुआ क्या, फिर वो यहाँ पे भी मिस हो गया, तो लेकिन अब हम यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो हमने आगे के सारे स्टेप्स में अपडेट किया। तो 1/2v माइनस, ध्यान से देखिएगा ये 1/2v मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2v है ना, इसको डिफरेंस देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, ये 1/2 यानी कि ये हाफ ऑफ v है और ये 1/2v है, राइट है, क्लियर है क्या। तो डिफरेंस है, तो हाफ v माइनस v इट्स माइनस हाफ v, है ना, ये रहा, देखिए हाफ v माइनस v माइनस हाफ v, और इट इज माइनस 1/2v। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2v, ठीक है, और यहाँ 2v ऑलरेडी था तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे खाली 2 था तो v स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो सारा गेम कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, log m प्लस log n बराबर log mn, और हमने पर्टिकुलरली सॉल्व कर दिया ना। वंडरफुल सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक है, क्लियर है क्या स्टूडेंट्स। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सो हमारे से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी, बट आप ध्यान रखना है ना, आपसे नहीं होनी चाहिए, बी वेरी केयरफुल, ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों। चलें आगे, समझ में आया क्या। सीबीएसई 2025 में सर ये सवाल पूछा गया है, जरा गौर से पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ न्यू मेट्रो रेल नेटवर्क इन अ सिटी, कि एक इंजीनियर साहब हैं और वो डिजाइन कर रहे हैं अ न्यू मेट्रो रेल नेटवर्क इन अ सिटी। एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ न्यू मेट्रो रेल नेटवर्क इन अ सिटी, ठीक है। इनिशियली 2 मेट्रो लाइन्स, लाइन ए एंड लाइन बी, ईच कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टेशन आर डिजाइंड, ठीक है ना। तो पहले इनिशियली 2 लाइन्स थी, लाइन ए एंड लाइन बी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पैरेलल बना दिया है, ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल ही हूँ, तो इन पे है ना थोड़ा सा मैं आप कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको थोड़ा सा टिल्टेड बना लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों पे ही मल्टीपल स्टेशंस भी हैं गाइस, ठीक है, मल्टीपल स्टेशंस भी हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। सो द लाइन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, तो ये लाइन L1 की इक्वेशन है सर, ठीक है, और ये लाइन L2 की इक्वेशन है सर, ठीक है, ओके। सो फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इंजीनियर है जो डिज़ाइन कर रहा है मेट्रो रेल का नेटवर्क, यहाँ पे लाइन ए और लाइन बी बेसिकली जो है मेट्रो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, और हर लाइन पे मल्टीपल स्टेशंस हैं, और लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड दी है ना, ठीक है। कह रहा फाइंड वेदर द मेट्रो ट्रैक्स आर पैरेलल और नॉट, तो क्या ये दोनों मेट्रो ट्रैक्स पैरेलल हैं कि नहीं है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या लाइन L1 और लाइन L2 स्टैंडर्ड कंडीशन में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कि क्या उनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट +1 है, और यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट +1 है। जब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है तो नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं यही बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है, और यही हमें बताएंगे कि क्या लाइन
हमारी पैरेलल्स हैं कि नहीं है, A2 B2 एंड दिस इज C2. सो A1 अपॉन A2 क्या है सर, इट्स 3/2. B1 अपॉन B2 क्या है सर, इट्स -2/1 एंड C1 अपॉन C2 क्या है सर, इट्स 4/-3. क्लियरली A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 and hence lines are not parallel. Lines L1 and L2 are not parallel. ठीक है क्या सर, are not parallel. ठीक है, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया. अब सेकंड क्वेश्चन को प्रोसीड करें क्या. ये एक समझ में आया भैया, दो लाइंस कब पैरेलल हो सकती हैं, जब उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे. A1 A2 अपॉन B1 A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब जाके पैरेलल होती. बट यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 एंड हेंस दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल. क्लियर है क्या सर? ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर सोलर पैनल्स हैं आर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ टॉप ऑफ द मेट्रो स्टेशंस. यानी कि ये जो लाइंस हमने खींची थी, ठीक है, इनके ऊपर जो मेट्रो स्टेशंस हम बनाने वाले थे, ठीक है, राइट है क्या. तो कह रहा है कि सोलर पैनल्स आर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ टॉप ऑफ द मेट्रो स्टेशंस. यानी कि किसी भी मेट्रो स्टेशन के ऊपर हम लोग सोलर पैनल्स लगाने जा रहे हैं, है ना. डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द प्लेसमेंट ऑफ दिस सोलर पैनल ऑन द रूफटॉप ऑफ लाइन ए स्टेशन. यानी कि ये लाइन ए के स्टेशन पे जो भी हम लोग ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर स्टेशन पे अगर हम लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो कह रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन. यहाँ पे थोड़ा मैथ्स को ढूंढने की कोशिश करो. इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेसमेंट ऑफ द सोलर पैनल. भाई सोलर पैनल जो है वो लाइन में ही लगाए जाएंगे, राइट है क्या. मान लो इस स्टेशन पे हमने कुछ ऐसे सोलर पैनल लगाए, ठीक है, राइट, इस पर्टिकुलर स्टेशन पे हमने कुछ सोलर पैनल लगाए. तो कह रहा है कि जिस लाइन पे ये लगा हुआ है, ठीक है ना, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है. गिवन क्या है, गिवन दैट पैनल्स आर टू बी पोजिशन पैरेलल टू लाइन्स ए ट्रैक एंड पास थ्रू द पॉइंट 1 -2 -3. तो कह रहा है कि भाई ये जो पैनल हमने लगाए हैं, ठीक है ना, वो लाइन ए के ट्रैक के पैरेलल होने चाहिए ना. गिवन क्या है, द पैनल्स आर टू बी पोजीशनड पैरेलल टू द लाइन ए ट्रैक. लाइन ए जो है ना, राइट, उसके पैरेलल ही हमें सोलर पैनल्स लगाने हैं. और ये जो सोलर पैनल्स वाली जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, 1, -2, -3 से. तो यानी कि इस क्वेश्चन में मैथ्स क्या कहती है कि हमें सिंपल इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन. अब अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ए लाइन के पैरेलल वेक्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं सर. क्या, यहां से 3i - 2j + 4k कैप. सो 3i - 2j + 4k कैप. अब चाहें तो हम वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं और चाहे तो हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं. किसकी, ये जो जिस लाइन में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, इस लाइन की जो इक्वेशन है. तो ये जो गिवन पॉइंट है ये हमें देगा ए वेक्टर, ठीक है. तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, वैसे जनरली मैं आपको बता दूं इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन को निकालना. तो x - x1, y - y1 एंड z - z1 है ना. z1 z - z1, z1 कितना, -3. तो z - z1 से z + 3 हो गया अपॉन इनके डायरेक्शन रेशियोज 3 - 2 4, 3 - 2 4. बाकी मैंने आपको वेक्टर्स की भी नॉलेज दे दी, तो आप वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं. सो दिस मस्ट बी आवर आंसर, है ना. जनरली जब इक्वेशन की बात होती है तो हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट अगर आप समझो कि अगर आपको एक इक्वेशन बतानी है तो आप कार्टेशियन बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. आ गई बात समझ में. इस क्वेश्चन को थोड़ा क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा. भाई सिंपल है, ये मेट्रो रेल नेटवर्क है, ए लाइन ये जा रही है, बी लाइन ये जा रही है, इस पे मल्टीपल स्टेशन है. किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे हम लोग एक लाइन में सोलर पैनल्स लगा रहे हैं उसके एक छत पे. तो कह रहा है कि जिस लाइन में सोलर पैनल लगे हैं वो लाइन एक्चुअली लाइन ए के पैरेलल ही होनी चाहिए और
वो पर्टिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, राइट है क्या, और इस लाइन की इक्वेशन निकालिए। तो हमने कहा भैया ये जो पॉइंट्स है ये x1 y1 z1 हो गए, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन पैरेलल यानी कि लाइन ए के डायरेक्शन रेशियोज, तो 3 माइनस 2 और 4, ऐसे करके हमें लाइन की इक्वेशन मिल गई। वंडरफुल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CBSE 2025, बहुत ही प्यारा। ठीक है सर, चलें क्या आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इजाज़त है, इजाज़त है, ठीक है क्या सर? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंटा पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। चलिए तो इसका थर्ड वाला देखते हैं इस केस। अच्छा, थर्ड केस में बेसिकली क्या है, ए और बी दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, दोनों को देख लेते हैं और जो भी हमें इजी लगेगा हम उसको सॉल्व करेंगे ना। सो ए पार्ट क्या बोल रहा है सर, कह रहा है कि टू कनेक्ट द स्टेशन अ पेडेस्ट्रियन पाथवे परपेंडिकुलर टू द 2 मेट्रो लाइंस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। यानी कि भैया ये 2 मेट्रो लाइंस थी, ठीक है, तो इन पे सेवरल स्टेशंस भी थे, है ना, बहुत सारे स्टेशंस भी थे, राइट है क्या। तो कह रहा है कि भैया टू कनेक्ट द स्टेशंस ऑफ पेडेस्ट्रियन पाथवे परपेंडिकुलर टू द 2 मेट्रो लाइंस। सो बेसिकली एक ऐसा पेडेस्ट्रियन पाथवे बना रहे हैं जो दोनों लाइंस के एक तरीके से परपेंडिकुलर हो। पेडेस्ट्रियन पाथवे मतलब लोगों के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए एक पाथवे बना रहे हैं वो। तो कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन पाथवे परपेंडिकुलर टू द 2 मेट्रो लाइंस, 2 मेट्रो लाइंस के परपेंडिकुलर एक पेडेस्ट्रियन पाथवे बना रहे हैं, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2, 1, है ना, और वो किससे पास कर रहा है, 3, 2, 1 पॉइंट से पास कर रहा है। कह रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द पेडेस्ट्रियन पाथवे। सो इस पर्टिकुलर पेडेस्ट्रियन पाथवे की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, या फिर लेट्स से दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को इक्वेशन ऑफ पी क्यू चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब पेडेस्ट्रियन पाथवे के लिए से दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, तो मुझे इक्वेशन ऑफ पी क्यू चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ पी क्यू चाहिए। कैसे निकालूंगा सर मैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास ये लाइन ए है ना, और ये लाइन बी है, यानी कि या फिर मैं कह दूं ये लाइन मेरे पास L1 है और ये L2 है। तो एक तरीका तो ये है मेरे पास कि मैं L1 और L2 लाइन पे, है ना, बेसिकली इस पॉइंट से राइट, मान लेते हैं ये पॉइंट मिड पे है, कोई M मान लेते हैं, इस पॉइंट से लाइन L2 पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लूँ मैं, जो कि मुझे बहुत भले तरीके से आता है, बट मैं 2 नंबर के लिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना, लेट्स से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मेरे को मिला x2 y2 z2, और ये पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है, राइट है क्या। तो भाई साहब ये 2 पॉइंट्स मिल गए मुझे, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू की जगह मैं इक्वेशन ऑफ एम क्यू निकाल दूंगा, और एम क्यू की इक्वेशन भी वही होगी यार जो पी क्यू की इक्वेशन होगी, है ना, एक ही तो स्ट्रेट लाइन के पार्ट है। सो उसके लिए मैं फिर ये वाली इक्वेशन लगा दूंगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। मतलब अगर मुझे जिद है कि मैं यही वाला पार्ट सॉल्व करना चाहता हूँ तो ये फिर ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन ये वर्थ इट नहीं है, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब 2 मार्क्स के लिए हम ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे। इससे बेटर है कि हमारे पास जो दूसरा पार्ट है सर इसका, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ए एंड बी, यानी कि इन दोनों के बीच में मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, वो मैं इजीली कर सकता हूँ सर, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइन्स कार्टेशियन फॉर्मेट में है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 से कंपेयर करूँगा, और ये a1 b1 c1, यहाँ पे x माइनस x2 y माइनस y2 एंड z माइनस z2, और बेसिकली ये नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो a2 b2 c2 हो जाएंगे। तो अगर मैं कंपेयर करके ये सारी बातें निकाल लेता हूँ, मतलब मैं x1 y1 z1 निकाल लेता हूँ, x2 y2 z2 निकाल लेता हूँ, a2 b2 c2 निकाल देता हूँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है सर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1। एक तो इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करना, ठीक है,
राइट है। एक तो इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करना भैया, ठीक है, और जो भी वैल्यू है उसको मॉडुलस के अंदर रखना है ना, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और फिर आप क्या करना, नीचे मॉडुलस ऑफ बेसिकली ये डिटरमिनेंट b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड होता है ना, सो i j k है ना, ये b1 क्रॉस b2 निकाल रहा हूँ मैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं फिर इसको कन्वर्ट करते हैं वेक्टर फॉर्मेट में, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। सो बेटर है कि आप ऐसे निकाल लो। तो सारी बातें आपको यहाँ मिली जाएंगी। देखिए a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया, x1 कंपेयर, अब देखिए x1 को कंपेयर करेंगे तो x1 2 मिल जाएगा, y1 को कंपेयर करेंगे तो y1 -1 मिल जाएगा, z1 को कंपेयर करेंगे तो z1 3 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर x2 को कंपेयर करेंगे तो x2 1 मिल जाएगा, y2 को कंपेयर करेंगे तो y2 3 मिल जाएगा, और z2 को कंपेयर करेंगे तो -2 मिल जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता तो है यार, रखो भाई, ऊपर वाला डिटरमिनेंट सॉल्व करो, नीचे वाला पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करके वेक्टर आएगा और फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, सो दिस नंबर अपॉन दिस नंबर ही फाइनल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, सो आपको ये कुछ इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। अब आपको इतनी खीर मैंने पका के दी है, कम से कम आप खा तो सकते ही हो, है ना। नहीं सर पूरा कैलकुलेशन करके दिखा, पूरा नहीं कैलकुलेशन करूंगा यार मैं, साल के एंड में भी यार अगर तुम खुद से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो फिर मैं क्या ही करूंगा यार, है ना, फिर तो तुम चीटिंग करने लायक भी नहीं हो। ठीक है, मान लो मैं अगर एग्जाम रूम में आ भी गया और मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया किसी क्वेश्चन का, तुम कहोगे सर यार पूरी कैलकुलेशन तो करवा के जाओ, है ना। ठीक है, तो कहते हैं ना नकल करने के लिए जो अकल चाहिए वो तो तुम्हारे पास एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, क्या क्लियर है क्या? चलिए, और इसीलिए पकड़ भी लेते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं उनको पता चल जाता है कि भाई जो सामने वाले ने गलती कर रखी है ना वही पीछे वाले ने कर रखी है। ठीक है ना भाई साहब फिर वो धुलता है बढ़िया तरीके से, क्योंकि देखो ना, लोग पीछे से आगे की तरफ देख सकते हैं, कोई ऐसे करके चीटिंग थोड़ी करेगा यार, पीछे वाला आगे वाले को देख लेता है। ठीक है ना, चलेगा भैया, ओके करते हैं। चलिए आगे, सीबीएसई 2025 में ये पहला केस स्टडी सवाल पूछा गया सर। क्या कह रहे हैं सर? वो कह रहा है गार्डनर वांटेड टू प्लांट वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन। एक जो गार्डनर है वो प्लांट करना चाहता है वेजिटेबल्स अपने गार्डन में। ठीक है, हेंस ही बॉट 10 सीड्स ऑफ ब्रिंजल प्लांट्स। तो उसने 10 सीड्स जो हैं वो ब्रिंजल प्लांट्स की खरीदी। ठीक है, 12 सीड्स ऑफ कैबेज प्लांट्स, तो कैबेज के 12 सीड्स खरीदे उसने, एंड 8 सीड्स ऑफ रेडिश यानी कि मूली के सीड्स जो हैं वो भाई साहब उसने खरीदे हैं। द शॉपकीपर assured him of the germination probability of the brinjal, cabbage and radish to be। तो देखिए, हर जो बीज है वो अंकुरित नहीं होता, मतलब हर बीज से एक पौधा नहीं निकलता है। ठीक है, तो उसने एक जर्मिनेशन रेट की प्रोबेबिलिटी दी है कि भैया, उसने कहा कि यार कोई भी बीज अगर आप डालते हो ब्रिंजल का, बैंगन का, तो उसके जर्मिनेट होने की, है ना, जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी अगर वो ब्रिंजल का सीड है तो 25% है, यानी कि 2.25। अगर एक कैबेज का सीड है, ठीक है, और ये जर्मिनेट हो जाए, गिवन दैट इट इज अ कैबेज सीड, और ये जर्मिनेट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.35, है ना, 35%, यानी कि 0.35। और अगर कोई रेडिश का सीड है सर, राइट, उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 0.40, यानी कि 40%। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ बट बिफोर ही कुड प्लांट द सीड्स, यानी कि इससे पहले कि वो सीड्स को प्लांट कर पाता, दे गॉट मिक्सड अप इन द बैग। सारी सीड्स मिक्स हो गई, है ना। अब सारी सीड्स मिक्स हो गई, तो मिक्स होने का मतलब यहाँ ये है कि भाई जो गार्डनर है वो अनाड़ी है, बीज देख के वो पहचान नहीं पा रहा है। ठीक है, उसको रैंडम सिलेक्शन करना पड़ रहा है, एंड ही हैड टू सो देम रैंडमली। ये नया नया अनाड़ी गार्डनर है, इसको देख के बीज ये नहीं पता कर पा रहा है कि ब्रिंजल, कैबेज और रेडिश की सीड में से कौन सी सीड किसकी है। तो अब उसके पास कोई चारा नहीं है सर, वो रैंडमली ही कोई जो सीड है वो निकालेगा और उसको
बेसिकली जो है प्लांट करेगा, है ना। इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि जब बैग में सारी मिक्स हो गई, ठीक है ना, भले ही गार्डनर को पता है कि भाई ये कौन सा सीड है, ठीक है ना, भाई गार्डनर को भी ऐसी गलत बात नहीं बोलते हैं, बट सारी जब मिक्स हो गई हैं सीड्स, तो रैंडमली मैं अगर कोई भी एक सीड निकालूंगा तो कोई से भी बेसिकली ब्रिंजल, कैबेज और रेडिश में से कोई सा भी सीड निकल सकता है, ठीक है। खैर एनीवेज, कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। कह रहा है कि बताओ कि कोई भी सीड रैंडमली चूज हमने किया वो जर्मिनेट हो जाए, ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, अगर हम देखें बात, लेट्स से ब्रिंजल सीड का चूज होना E1 इवेंट है, ठीक है ना, ब्रिंजल का चूज होना E1 इवेंट है, कैबेज का चूज होना E2 इवेंट है, और रेडिश की कोई सीड चूज होना E3 इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा सर? तो 10 सीड ब्रिंजल के फेवर में है अपॉन टोटल 20, ठीक है, तो इट इज 1/2, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा सर? 12 फेवर में अपॉन 20, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना होगा सर? कि कोई सीड रेडिश का चूज हो 8/20, यानी कि 4/5। यहाँ पे PE2 कितना लिख सकते हैं हम लोग? 6/5, है ना, या फिर 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या सर? है ना भाई, 12/20 कितना हो जाएगा? 4 × 12, 4 × 5 = 20, और 8/20 इज 2 × 8, 2 × 5 नहीं, गलत हो गया सर, 8 2/5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? 8/20, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ठीक है ना। लेकिन ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम बन नहीं बैठ रहा है सर, कुछ तो गड़बड़ है दया। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं बैठ रहा है यार, मुझे प्रॉब्लम हो गई है। 10 अपॉन टोटल 20, अच्छा गलती हो गई, ये अपॉन टोटल 30 है सर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं बैठ रहा है। तो देखो छोटी छोटी गलतियां हम अपनी बेसिक नॉलेज से भी ठीक कर सकते हैं। फिर से देखेंगे, ब्रिंजल के फेवर में 10 सीड्स हैं अपॉन टोटल ये एक्चुअल में 30 सीड्स हैं, तो इट इज 1/3, इट इज 1/3, है ना। अब सही प्रोबेबिलिटी है, सो इट इज 1/3। अच्छा, कैबेज की अगर मैं बात करता हूं सर, कैबेज 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 सर, कैबेज सर, कैबेज। सो कैबेज के फेवर में 12 और अपॉन टोटल 30, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं इसे 2/5, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30। और यहाँ पे देखेंगे सर, तो रेडिश के फेवर में 8 और अपॉन टोटल 30, सो क्या मैं इसको 2 × 8 और ये यहाँ 15, 4/15। सो नाउ अब इनका सम 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? मान लो एक ब्रिंजल की सीड का निकलना E1 इवेंट है, कैबेज की सीड निकलना E2 इवेंट है, और रेडिश की एक बीज निकलना E3 इवेंट है। तो ब्रिंजल के फेवर में 10 सीड्स हैं अपॉन टोटल 30, फिर कैबेज के फेवर में 12 सीड्स हैं अपॉन टोटल 30, और रेडिश के फेवर में 8 सीड्स हैं अपॉन टोटल 30। तो इस तरीके से हमें तीनों की सीड्स निकलने की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? वो कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन सीड टू बी जर्मिनेट, यानी कि एक सीड जर्मिनेट हो जाए, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? तो सर केसेस क्या हैं कि एक ब्रिंजल सीड चूज हो जाए, ठीक है, राइट है क्या? और अब यहाँ पे ये जो हमने इसको लिखा था, ठीक है, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए ना फिर तो, कि अगर ब्रिंजल सीड चूज हुआ तो जर्मिनेट होने के चांसेस क्या हैं, और एक कैबेज सीड चूज हुआ तो उसके जर्मिनेट होने के चांसेस क्या हैं, और अगर एक रेडिश सीड चूज हुआ तो उसके जर्मिनेट के क्या चांसेस हैं। तो नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सीड, है ना, बीइंग गेटिंग जर्मिनेटेड, है ना, तो किसी भी सीड का जर्मिनेट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन कैसे निकालेंगे सर? कि भाई या तो ब्रिंजल वाला सीड चूज हो जाए और वो जर्मिनेट हो जाए, या फिर कैबेज वाला सीड चूज हो जाए और वो जर्मिनेट हो जाए, या फिर, ठीक है, या फिर रेडिश वाला सीड चूज हो जाए और तो जर्मिनेट हो जाए।
अच्छा, कई बार आप लोग सोचते हैं कि सर एक नंबर के सवाल में हम इतनी माथापच्ची करेंगे क्या? तो देखो, माथापच्ची की दो कहानियां हैं। पहली बात तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो सॉल्व करना वर्सेस किसी को समझाना, दोनों में टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस आता है। मान लो अगर मुझे खुद से सॉल्व करना होता तो मैं इतना राम कहानी लिखता भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी को समझाना नहीं है। मैं तो सिंपल ये वाली लाइन लिखता, मैं डायरेक्ट ही ये वाली लाइन लिखता, ठीक है। और अगर मुझे ये ट्री डायग्राम बनाना भी होता तो मैं बहुत फास्ट बनाता, ठीक है ना। तो अब यहां पे अच्छा, दूसरी बात एक और भी बता देता हूं कि कई बार केस स्टडी क्वेश्चन का एक 1 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका हमें फ़ायदा मिलता है अगले वाले पार्ट को सॉल्व करने में। मान लो हमने ये पूरा ट्री डायग्राम बनाया, तो इस ट्री डायग्राम के ऊपर हमें मल्टीपल क्वेश्चंस अभी मिलने वाले हैं। आगे भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी ट्री डायग्राम पे बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको आप सिर्फ एक 1 मार्कर क्वेश्चन ना देखें, इसको आप देखें कि ये एक 4 मार्कर क्वेश्चन की समरी है जिसके हम मल्टीपल पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज कितना सर? 1/3 into G by E1 is 0.25. Probability of E2 is 2/5 and into probability of G by E2 is 0.35. So probability of, बहुत ध्यान से देखिएगा, E3 is 4/15, ठीक है, एंड इसके जर्मिनेट होने के चांसेस 0.40। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना सर, तो यू विल गेट आंसर 0.33। चाहते हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा ना, तो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा। इट इज 0.25/3, ठीक है, प्लस इट इज 35 दूनी 70, तो 0.7/5, ठीक है, एंड इट इज 0.4 into 4 4 चौक 16, 1.6/15 है ना, अपॉन 15। एलसीएम ले लो यार आप, 15 हो गया, सो 3 पंजे 15, 25 पंजे 125, 1.25, 5 दिया 15, 3 से 21, 2.1, और 15 एकम 15 तो 1.6। तो गाइज अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे तो यू विल गेट कितना सर? ये 0 0 मान लो ना, तो 60 10 70 और 25 95, 0.95, और 2 और 1 3 और 1 4, तो 4.95। और अगर इसको आप 15 से डिवाइड करते हो सर, तो क्या हो जाएगा सर? इट्स 0.15 और 15 तो 0.33 ही आ जाएगा आंसर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर दूं क्या? सिंपल है सर, एक गार्डनर ब्रिंजल, कैबेज और रेडिश का 3 तरह का सीड जो है वो बाजार से खरीद के लाया है, इतनी क्वांटिटीज में लाया है। आते समय सारी सीड्स मिक्स हो गई हैं। अब वो रैंडमली सीड्स को निकाल के बो रहा है। बोने के बाद जर्मिनेट होने के, यानी कि अंकुरित होने के जो है ये प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि भाई कोई भी रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट हो जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमने कहा भैया कि अगर सीड जर्मिनेट हो रहा है तो या तो वो ब्रिंजल का होगा और तब जर्मिनेट हुआ, या फिर कैबेज का होगा तब जर्मिनेट हुआ, या फिर रेडिश का होगा तब जर्मिनेट हुआ, और ऐसे करके हमने टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दी है, ठीक है सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब हमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब देखिए हमने क्योंकि यहां पे एक 1 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाया है, तो अब ये जो आगे के पार्ट्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समरी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कैबेज सीड गिवन दैट द चोजन सीड जर्मिनेट्स। देखिए कैबेज सीड का चूज होना ही E2 इवेंट है और जर्मिनेट होने का इवेंट है G, ठीक है। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कैबेज सीड, राइट, गिवन दैट द चूजन सीड जर्मिनेट्स, ठीक है ना, चूजन सीड जर्मिनेट्स। तो देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कैबेज सीड चूज हो, ठीक है, गिवन दैट कि वो सीड जर्मिनेट हुआ है। तो देखो फेवर में क्या है कि एक कैबेज सीड चूज हो और तब जर्मिनेट हो। अदरवाइज किसी भी सीड के जर्मिनेट होने के टोटल चांसेस क्या है कि भाई या तो, है ना, फिर तो क्या है, फिर तो हम लोग पूरी PG लिख देंगे ना, जर्मिनेट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं हम लोग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आया था? इट वाज 2/5, तो 2/5, और एक कैबेज सीड के जर्मिनेट होने के चांसेस 0.35, और अभी किसी भी सीड का, है ना, जर्मिनेट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करी थी 0.33। PG तो निकाला था ना हमने,
तो अब यहाँ देखेंगे भैया आप लोग, इट्स 0.7 और इट्स 5 इंटू 0.33। तो सर आप चाहो तो इट गो लाइक दिस, तो ऐसे कट जाएगा। सो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14/33 विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर। सो इट्स 0.42। जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग उतना ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अपॉन में बेस थ्योरम लगाते समय चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि जर्मिनेट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी कि भाई E1 यानी कि एक ब्रिंजल सीड चूज हो फिर वो जर्मिनेट हो, या फिर एक कैबेज सीड चूज हो, ठीक है, और तब वो जर्मिनेट हो जाए, ठीक है, या फिर एक रेडिश सीड चूज हो और वो जर्मिनेट हो जाए। बट ये अल्टीमेटली होता क्या है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी होती क्या है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जर्मिनेट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी तो है। तो इतना बड़ा ना लिख के, अगर मेरे पास जर्मिनेट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है तो मैं उसको PG ही लिख दूंगा ना। ठीक है, जब हम लोग बेस थ्योरम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने आपको मल्टीपल स्टेप्स में बेस थ्योरम को डिराइव करके बताया था, जिसमें कि वन ऑफ द फॉर्म ये भी थी। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया।